वेलकम डियर रॉकर्ट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं वॉकिंग डेड सीरीज का पहला सीजन, तो एंड तक जरूर देखिएगा। सीरीज की शुरुआत में डेप्यूटी रिक ग्राइम्स को दिखाते हैं जिसे एक शूटआउट के दौरान गोली लग गई थी। कुछ हफ्तों के बाद जब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेला पाता है। हर तरफ लाशें पड़ी होती है और कुछ लाशों को एक कमरे में बंद किया होता है। रिक एकदम कंफ्यूज होकर एक साइकिल पर अपने घर जाता है, पर वहां उसकी पत्नी और बेटा होते ही नहीं। और जब वो वहां से निकलता है तो एक लड़का उस पर हमला कर देता है। रिक वहीं पर बेहोश। होश में आने पर वो खुद को बेड से बंधा हुआ पाता है। मॉर्गन नाम का एक आदमी फिर रिक से उसके घाव के बारे में पूछता है, तो रिक एक्सप्लेन करता है कि मुझे ये घाव गन शॉट से लगा था, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनकर मॉर्गन रिक को आजाद कर देता है। वो ये भी बताता है कि वॉकर के काटने से नॉर्मल इंसान भी वॉकर बन जाता है। दरअसल ज़ॉम्बीज को यहाँ पर वॉकर कहा जाता है। अब रात को मॉर्गन के घर के आसपास कई ज़ॉम्बीज दिखते हैं। उनमें से एक मॉर्गन की पत्नी भी है। मॉर्गन रिक को बताता है कि देखो, तुम्हारी पत्नी और बेटा अटलांटा के रिफ्यूजी कैंप में होंगे। फिर वो रिक को सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यानी कि सीडीसी के बारे में बताता है, जहां इस इन्फेक्शन की दवा पर रिसर्च किया जा रहा है। अब रिक, मॉर्गन और उसका बेटा ड्वेन पुलिस स्टेशन जाते हैं। वहां से वो गन उठा लेता है और एक राइफल और रेडियो मॉर्गन को दे देता है। इसके बाद तो रिक एक पुलिस कार में अटलांटा की ओर निकलता है। यहाँ से मॉर्गन और ड्वेन घर लौट आते हैं। लेकिन होता ये यहाँ पर कि मॉर्गन ऊपर जाकर ज़ॉम्बीज को लगातार शूट करने लग जाता है। वो अपनी पत्नी को भी मारना चाहता है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता। इसी बीच रिक को दिखाते हैं तो हाईवे से सर्वाइवर्स कैंप को एक मैसेज भेजता है, और ये वही कैंप है जहां पर उसकी पत्नी लॉरी अपने बेटे काल के साथ होती है। वो मैसेज रिसीव करते हैं लेकिन अटलांटा के इस खतरनाक सिचुएशन के बारे में रिक को वार्निंग मैसेज नहीं भेज पाते। अब यहाँ पर लॉरी रिक के बेस्ट फ्रेंड शेन के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रही होती है। रास्ते में यहाँ कार का फ्यूल खत्म हो जाता है और रिक को कहीं फ्यूल स्टेशन नजर नहीं आता। फिर वो अपने पिता के फार्म में जाता है जहां उन्होंने पूरी फैमिली को शूट कर दिया था और आखिर में खुद भी मर गए थे। रिक फिर फार्म से एक घोड़ा लेकर आगे बढ़ता है। जब वो अटलांटा सिटी पहुंचता है तो उसे ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज आती है। रिक उसी साउंड को फॉलो करता है, लेकिन उसके लिए ये इतना आसान नहीं होता क्योंकि ज़ॉम्बीज की भीड़ में वो फंस जाता है। ज़ॉम्बीज तो घोड़े पर भी अटैक करते हैं और रिक फिर वहां से बचकर कैसे भी करके निकल जाता है। अब यहाँ से वो एक मिलिट्री टैंक के अंदर छुप जाता है ताकि कोई उसको देख ना पाए। तभी उसे रेडियो पर उसके फ्रेंड ग्लेन की आवाज आती है। यहाँ सर्वाइवर्स कैंप में लॉरी मशरूम्स तोड़ने के बहाने जंगल में जाती है और वहां शेन के साथ इंटीमेट हो जाती है। तो यहाँ रेडियो पर एक आदमी रिक को वार्न करता है कि ज़ॉम्बीज घोड़े को खा रहे हैं, तुम जल्दी से वहां से भाग जाओ, ये सही मौका है तुम्हारे लिए। रिक भी हिम्मत करके टैंक से बाहर निकलकर वहां से भाग जाता है। फिर वो एक जगह पर ग्लेन से मिलता है। दोनों लैडर की मदद से एक बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं। वहां से वो सीधे एक ऊंची बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जहां फर्स्ट फ्लोर पर एक स्टोर होता है। यहाँ पर ग्लेन और उसके साथी फूड आइटम्स को लेने के लिए आए थे, लेकिन बिल्डिंग के ऊपर से मरिल नाम का आदमी ज़ॉम्बीज को शूट कर रहा होता है। लेकिन तभी वहां पर टी डॉग नाम का एक आदमी भी होता है जो मना करता है क्योंकि उसके एम्यूनेशन खत्म हो रहे थे और वो नहीं चाहता था कि वो खत्म हो जाए। फिर रिक को बीच में घुसना पड़ता है और वो मरिल को पीटता है। उसे एक पाइप के साथ हथकड़ी भी लगा देता है। अब यहाँ पर मॉरल्स नाम का आदमी बताता है कि अटलांटा में देखो, कोई सर्वाइवर कैंप है ही नहीं, सब झूठ है। दरअसल हम और बाकी सर्वाइवर्स पहाड़ पर छुप कर रह रहे हैं। तो दोस्तों, अब वो बिल्डिंग के बेसमेंट से होकर बचना चाहते हैं, लेकिन वहां भी ज़ॉम्बीज हर जगह हैं। तो रिक सजेस्ट करता है कि देखो, पास के किसी कंस्ट्रक्शन साइट पर जाकर हम वहां से बच सकते हैं क्योंकि वहां शायद वो ना हो। पर वहां के सर्वाइवर्स बताते हैं कि ज़ॉम्बीज के बीच से निकलना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, क्योंकि वो जिंदा लोगों को सीधा स्मेल कर सकते हैं। बस फिर रिक को एक बेहतरीन आइडिया आता है। वो एक मरे हुए ज़ॉम्बी का खून और बॉडी पार्ट्स को अपने ऊपर लगा लेते हैं। साथ ही वो हथकड़ी की चाबी टी डॉग को दे देता है। फिर टी डॉग कैंप को मैसेज करता है कि हम ट्रैप हो चुके हैं, पर शेन कहता है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, लगता है ये मरने वाला है। इसी बीच रिक और ग्लेन ज़ॉम्बीज के बीच से बिल्कुल ज़ॉम्बीज की तरह बिहेव करके चलने लग जाते हैं। लेकिन उनका बैड लक तो देखो, अचानक बारिश हो जाती है और उनके शरीर पर लगा हुआ खून साफ हो जाता है और अब ज़ॉम्बीज को उनकी बू आने लगती है और वो उनको चेस करते हैं। दोनों बचकर एक ट्रक तक पहुंचते हैं बड़ी मुश्किल से, और रिक ग्लेन से कहता है कि भाई, तुम ट्रक को बिल्डिंग के अपोजिट डायरेक्शन में लेकर जाओ कैसे भी करके। फिर वो एक स्पोर्ट्स कार का ग्लास तोड़कर उसका अलार्म चालू कर देता है, जिससे होता यह है कि ज़ॉम्बीज वहां पर अट्रैक्ट हो जाते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर उसके साथ ही बिल्डिंग से नीचे आकर ट्रक में चढ़ जाते हैं। लेकिन टी डॉग गलती से हथकड़ी की चाबी ड्रेनेज में गिरा देता है और अब मेरिल बिल्डिंग में बिल्कुल अकेला पड़ा हुआ है, जबकि उसके साथ ही अटलांटा से बाहर निकल जाते हैं। मरिल अब खुद से ही बातें करता है, लगता है उसका अंत नजदीक आ गया है। और तभी एक ज़ॉम्बी दरवाजा पीटता है, तो मरिल भी उससे निपटने के लिए वहां पर आरी को निकालने की कोशिश करता है। यहाँ कैंप में लॉरी काल के बाल काट देती है, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। तभी पहाड़ की शांति को चीरती हुई ग्लेन की स्पोर्ट्स कार वहां पर आ जाती है। दरअसल प्रॉब्लम यह हो गई है यहाँ पर कि वो कार का अलार्म ऑफ करना नहीं जानता, लेकिन उसकी किस्मत थोड़ा अच्छी होती है कि जिम नाम का एक आदमी वहां उसकी मदद करता है। पीछे से उनका ट्रक भी आ जाता है।
मोरल्स अपनी फैमिली के साथ मिल जाता है दोस्तों। फिर रिक लास्ट में उतरता है और अपनी फैमिली को देखकर बड़ा इमोशनल हो जाता है। साथ ही वो शेन को थैंक यू भी कहता है क्योंकि उसने इतने दिनों तक रिक की पत्नी और बेटे को सुरक्षित रखा। अब उनके साथियों में से डेल नाम का आदमी कहता है कि देखो, हमें डेरिल को उसके भाई के बारे में बता देना चाहिए। रुके दोस्तों, ये डेरिल कौन है आपको पता चल जाएगा, पर रिक कहता है कि देखो मैं खुद उसे बताऊंगा। दूसरी ओर होता यह है कि एंड नाम के आदमी से शेन की बहस हो जाती है। फिर रात को दिखाते हैं तो लॉरी रिक को उनका फोटो एल्बम दिखाती है जो वो घर से लेकर आई थी। सुबह रिक देखता है कि करोल नाम की औरत ने उसका यूनिफॉर्म धोकर बिल्कुल इस्त्री कर दिया है। इस तरह दोस्तों यहाँ पर घटनाक्रम होता रहता है। दूसरी ओर मोरल्स, डेल और जिम ने मिलकर ग्लेन की कार के सारे पार्ट्स निकाल दिए हैं, लेकिन रिक दोस्तों अभी भी मरिल को लेने वापस अटलांटा जाना चाहता है। पर तभी होता यह है कि जंगल से बच्चों की चीखें आती है। वो जाकर देखते हैं तो एक हिरन को ज़ॉम्बी काट रहा है। फिर ये लोग ज़ॉम्बी को मार डालते हैं। तभी झाड़ के पीछे से डेरिल आता है। अब वो परेशान है दोस्तों क्योंकि उसने इस हिरन का शिकार किया था, लेकिन अब वो उसे खा नहीं सकते। खाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। खा इसलिए नहीं सकते क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसको काट लिया है। अब शेन डेरिल को बताता है कि रिक उसके भाई मरिल को अटलांटा में ही छोड़ आया, तो वो गुस्से में चाकू उठा लेता है दोस्तों, पर वो उसे शांत करते हैं और फिर डेरिल, रिक, ग्लेन और टी डॉग मरिल को लेने वापस अटलांटा जाते हैं। हाँ दोस्तों, वो टी डॉग बच गया था। अब शेन रिक के रिवॉल्वर के लिए एम्यूनेशन के 4 राउंड्स देता है। फिर डेल भी रिक को वायर कटर्स देता है। रिक उससे ये भी कहता है कि मैं खोया हुआ टूल बैग जरूर लेकर आ जाऊंगा। अब जब वो चले जाते हैं तो शेन काल को पास के तालाब में मेंढक पकड़ना सिखाता है। दूसरी ओर औरतें कपड़े धो रही होती हैं। तब लॉरी आकर काल को वापस कैंप में भेज देती है और शेन को वार्न करती है कि मेरे परिवार को अकेला छोड़ दो प्लीज। तभी एड भी अपनी पत्नी करोल को बुलाता है, पर एंड्रा नाम की एक औरत उसे रोक देती है दोस्तों। और जब करोल इंकार करती है तो एड उसके मुंह पे पंच कर देता है। इतने में होता यह है कि शेन वहां पर आकर एड को पीट देता है। करोल भी शौक के मारे रोने लग जाती है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर। यहाँ दिखाते हैं तो रिक, डेरिल, ग्लेन और टी डॉग वैन को रेल रोड पर छोड़कर उस बिल्डिंग के रूफ पर पहुंच जाते हैं। वो खून से गीली आ रही और एक कटा हुआ हाथ देखकर बिल्कुल चौंक जाते हैं। कैंप के पास यहाँ एंड्रा और उसकी बहन आर्मी की एक बोट में फिशिंग कर रही होती है। दोनों अपने पापा और अपनी फैमिली के बारे में डिस्कस करते हैं, पर दोनों की उम्मीद है कि उनके पेरेंट्स फ्लोरिडा में ठीक होंगे और यहाँ की तरह वहाँ इन्फेक्शन नहीं फैला होगा, ये इनके दिमाग में चलता है। यहाँ कैंप में डेल देखता है कि जिम बहुत देर तक एक जगह पर बेलचे से खुदाई कर रहा है, पता नहीं क्यों। अटलांटा में डेरिल टी डॉग पर अटैक करने की तैयारी कर रहा होता है, पर रिक उसे शांत कर देता है कि क्यों कर रहे हो ये फालतू की चीजें। फिर वो मरिल का कटा हुआ हाथ एक बैग में डाल देते हैं दोस्तों। उसका हाथ कट चुका था। साथ ही वो खून के निशान को फॉलो करके पास के बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। और यहाँ डेल के पूछने पर भी जिम नहीं बताता कि वो गड्ढा क्यों खोद रहा है। दूसरी ओर एंड्रा और एमी ढेर सारा फिश पकड़ लेती है। वहाँ रिक की टीम किचन में जाकर देखती है शायद मरिल ने अपने घाव को आग से डिसइंफेक्ट करने की कोशिश की थी। अब आगे तलाश करने से पहले रिक वेपन्स वाला बैग निकाल लेना चाहता है। कैंप में सभी जिम को रोकते हैं क्योंकि वो लगातार खुदाई करता जाता है, पता नहीं क्यों, किसी को बताता भी नहीं। और अटलांटा में ग्लेन चुपचाप गन्स वाला बैग लेने के लिए जाता है और रिक, टी डॉग और डेरिल उसे कवर करते हैं। सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, लेकिन इसी बीच एक अजनबी आकर डेरिल से बात करने लगता है। तभी होता ये कि कुछ आदमी और आकर गैलन को पकड़ कर लेकर जाते हैं। फिर डेरिल एक एरो फायर करता है जो कि उस गैंग के एक आदमी को लग जाती है। वो लोग भी अपने घायल साथी और गन्स का बैग वहीं पर छोड़कर ग्लेन को लेकर चले जाते हैं। अब दोस्तों कैंप में दिखाते हैं तो शेन जिम को एक पेड़ के साथ बांध देता है। वो माफी मांगता है कि देखो मैंने तुम सबको डरा दिया, मैं नहीं जानता कि मैं क्यों खोद रहा था, लेकिन कल रात मुझे कोई डरावना सपना आया, लेकिन अब मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैं कर क्यों रहा हूँ ये सारी चीजें। वहाँ दोस्तों दूसरी ओर रिक की टीम को पता चल जाता है कि घायल आदमी का नाम मिगुएल है। मिगुएल इनको अपने ग्रुप के पास लेकर जाता है। उनका लीडर ग्लेर्मो कहता है कि मिगुएल और गन्स वाले बैग को हमारे हवाले कर दो, वरना मेरे आदमी ग्लेन को नीचे फेंक देंगे। और अब टी डॉग और मिगुएल वापस बिल्डिंग में पहुंच जाते हैं। डेरिल कहता है कि हमें ग्लेन की कुर्बानी देनी पड़ेगी क्योंकि गन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लेन से, लेकिन ग्लेन ने रिक की जान भी बचाई थी, इसलिए वो उसे नहीं छोड़ सकता। ये सोचकर वो फिर से ग्लेर्मो के पास जाते हैं, लेकिन गन्स ना लौटाने का फैसला करते हैं। और तभी अचानक एक बुजुर्ग औरत आकर विनती करती है कि फिलिप को मत लेकर जाओ। अब ये फिलिप कौन है, रुक जाओ दोस्तों, पता चल जाएगा। वो औरत इनको पीछे के कमरों के पास लेकर जाती है जहाँ कुछ बुजुर्ग औरतें होती है। तो पता चलता है कि ग्लेर्मो फिलिप नाम की नर्स के साथ मिलकर इन बुजुर्गों को ज़ॉम्बीज और दूसरे डाकुओं से बचा रहे हैं। लगता है बढ़िया लोग हैं यार ये। अब इनका मिशन देखकर रिक उन्हें अपने आधे वेपन्स दे देता है। फिर जब वो रेल रोड पर पहुंचते हैं तो उनका वैन वहां से गायब हो जाता है। पता नहीं कौन ले गया, लगता है मैरल ले गया होगा वैन को।
फिर वो पैदल ही चलकर कैंप में लौट आते हैं। तो वहां पर एंड्रिया डेल से एक पेपर रैपर मांगती है ताकि वो अपना मरमेड नेकलेस संभाल कर रख पाए। वो इसे एमी को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करना चाहती है। दूसरी ओर दोस्तों, शेन जिम को खोल देता है और बच्चों के साथ मिलकर फिश की क्लीनिंग करता है। शाम को सभी फ्रेंड फिश एंजॉय करते हैं। अब कैरोल एड के टेंट में जाती है, लेकिन वो किसी भी सेलिब्रेशन में भाग नहीं लेना चाहता। कैंप फायर में डेल कहता है कि टाइम को ट्रैक करने के लिए मैं रोज अपने वॉच को वाइंड करता रहता हूँ। अब ये बात कर ही रहे होते हैं कि इसी बीच होता यह है, एड को एक ज़ॉम्बी अटैक कर जाती है। दूसरा ज़ॉम्बी तो एमी का हाथ चबा जाता है। अब वहां पर बिल्कुल हलचल मचाती है, लेकिन सभी मिलकर ज़ॉम्बीज़ अटैक को मैनेज कर लेते हैं। एंड्रिया अपनी बहन की लाश पर रोने लग जाती है। तब जिम बताता है कि शायद मुझे सपना आया था कि कई लोगों की मौत होने वाली है और इसी वजह से मैं सारा दिन कब्र खोद रहा था। अगले सुबह रिक मॉर्गन को वॉकी टॉकी पर कांटेक्ट करके बताता है कि अटलांटा सिटी अब ज़ॉम्बीज़ का राज्य बन चुका है, इसलिए तुम अटलांटा से दूर रहना प्लीज। एंड्रिया एमी की लाश के पास बैठकर बहुत ज्यादा रो रही होती है। तब लॉरी उसे दिलासा देती है कि देखो, अपने आप को संभालो। दूसरी ओर ग्लेन और टी डॉग लाशों को जला रहे होते हैं और रिक तो एंड्रिया से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उस पर गन तान देती है। फिर उसे घबराकर दौड़ जाना पड़ता है। अब आगे डेरिल कहता है कि हमें जल्द से जल्द एमी को डिस्पोज करना होगा, वरना वो किसी भी वक्त ज़ॉम्बी बनकर हम पर अटैक कर देगी। लेकिन वो एंड्रिया को शोक मनाने का वक्त देना चाहते हैं क्योंकि उसे बहुत दुख हो रहा होता है। मॉरल्स और डेरिल एक लाश को फिर आग में डालने चाहते हैं, लेकिन ग्लेन कहता है कि इन्हें दफनाना होगा। फिर जैक्वी नाम की औरत और जिम मिलकर लाशों को इकट्ठा करते हैं। तभी जैक्वी जिम की शर्ट पर खून देखकर उससे सवाल करती है, पर वो कहता है कि ये खून ये तो लाशों को उठाते वक्त लग गया था। लेकिन जब जैक्वी को सच पता चलता है तो जिम कहता है कि प्लीज प्लीज किसी को मत बताओ, पर जैक्वी तो घबराकर सबको बता देती है। इतने में जिम बेलचा उठा लेता है। टी डॉग तो उसको पीछे से पकड़ लेता है और डेरिल उसकी शर्ट उतार कर देखता है। ओहो, तो उसके पेट में ज़ॉम्बी बाइट का निशान होता है। अब सभी सोचने लग जाते हैं कि अब इसका क्या किया जाए, पर रिक उसे मारने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि देखो, हमें इसे लेकर सीडीसी जाना होगा और वो सीडीसी यहाँ से 25 मील की दूरी पर है, बस हम सब वहां पर आराम से शिफ्ट हो सकते हैं। पर शेन कहता है कि हमें फोर्ट बिगिनिंग के आर्मी बेस में चले जाना चाहिए, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में 100 मील्स की दूरी पर है। वहां ज्यादा सेफ होगा, दोनों जगहों पर खाना और रहने की जगह मिल जाएगी। पर रिक का मानना होता है कि फोर्ट बिगिनिंग अब तक लोगों से भर गया होगा। इतना ही नहीं, सीडीसी में ज्यादा सुरक्षा है क्योंकि न्यूक्लियर अटैक या फिर टेररिस्ट अटैक के वक्त सबसे पहले सीडीसी को ही प्रोटेक्ट किया जाता है। इसी बीच डेरिल जिम को मारना चाहता है, लेकिन रिक उस पर गन तान देता है कि देखो, अभी ऐसा कुछ मत करो। शेन भी रिक को ही सपोर्ट करता है। तब जाकर डेरिल अपना वेपन फेंक देता है। इसके बाद रिक जिम को वैन के अंदर के बेडरूम में भेजता है। दूसरी ओर डेल एंड्रा को बताता है कि मेरी पत्नी कैंसर पेशेंट थी, मैं उसे हर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास लेकर गया, लेकिन वो पहले से ही अपना अंत स्वीकार कर चुकी थी। जब वो मर गई थी ना, तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे लगा कि उसके साथ बिताया हुआ हर पल एक धोखा था मेरा। तभी एंड्रिया भी स्माइल करके एक पिंक टिश्यू पेपर में लपेटा हुआ मरमेड नेकलेस निकालती है। फिर वो एमी को हैप्पी बर्थडे कहकर उसे नेकलेस पहनाती है। दूसरी ओर डेरिल मरे हुए ज़ॉम्बीज़ के सर पर कुल्हाड़ी मारता रहता है और जब वो एड के सर पर मारना चाहता है तो कैरोल उसको रोक देती है और कहती है इसे तो मैं मारूंगी। ये कहकर वो कुल्हाड़ी उठाकर एड के सर पर लगातार वार कर जाती है। वो कई सालों से एड के जुल्म सह रही थी और अब अपना सारा गुस्सा आज निकाल रही होती है। यहाँ एंड्रिया एमी से माफी मांगती है और फिर उसके सर पे शूट कर देती है। क्या करती बेचारी। डेरिल लाशों को जला देना चाहता है, लेकिन लॉरी कहती है हमें सबको शोक मनाने का वक्त तो देना ही चाहिए, फिर हम लाशों को दफना देंगे, उनको जलाना ठीक नहीं होगा। यहाँ वैन के अंदर जिम को थोड़े अजीब विजुअल्स दिखते हैं। वो देखता है कि उसकी बाइक से खून निकल रहा है और कई लोग मरे पड़े हुए हैं। बाहर फिर मरे हुए लोगों का फ्यूनरल होता है। डेल एमी की लाश को एक कब्र की ओर लेकर जाता है, लेकिन एंड्रे उसे रोक देती है। यहाँ वैन के अंदर जिम खांसता है तो खून निकल जाता है। रिक कहता है कि हम तुम्हें सिटी से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दूसरी ओर शेन लॉरी से कहता है कि तुम रिक को कन्विंस करो कि सिटी से जाने का फैसला गलत है, पर लॉरी साफ कह देती है कि देखो, हम रिक के प्लान के मुताबिक ही चलेंगे, तुम पुरानी बातें भूल जाओ। इनकी बातचीत सुनकर रिक को लगता है कि मेरी गैर हाजिरी में इन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ होगा। बात भी सही हुआ तो था। इसके बाद रिक, शेन और डेल जंगल के अंदर जाकर ज़ॉम्बीज़ को खत्म करना चाहते हैं। शेन तो फिर से रिक से कहता है कि देखो, सीडीसी जाना ठीक नहीं है, पर रिक तो अपने फैसले पर बिल्कुल अड़िग रहता है। तभी झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाजें आती है। अब सभी अपनी गन्स लेकर अलग अलग दिशाओं में चेक करने जाते हैं। शेन अपनी गन उठाता है तो उसका एम रिक पर पड़ जाता है और वो गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड्स के लिए बिना हिले खड़ा रहता है। लेकिन तभी एक आवाज आती है और उसका फोकस टूट जाता है। फिर वो अपनी गन फेंक देता है नीचे। लेकिन इसी बीच वो नोटिस करता है कि डेल उसे देख रहा था। यहाँ कैंप में लौटकर शेन सबको बताता है कि हमें रिक का फैसला मान लेना चाहिए क्योंकि उसमें ही भलाई है। हम कल सुबह सीडीसी की ओर निकलेंगे। सुबह होते ही रिक मॉर्गन को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो बताता है कि हम सीडीसी जा रहे हैं, हम वहां का रूट मैप हमारी रेड कार पर टेप से चिपका कर जाएंगे ताकि तुम और तुम्हारा बेटा मैप को फॉलो करके सीडीसी पहुंच सके। अब यहाँ शेन सबको इंस्ट्रक्ट करता है कि सभी को एक साथ रहना होगा, कोई इधर उधर नहीं जाएगा।
तभी मॉरल्स बताता है कि मेरी फैमिली सीडीसी नहीं जाएगी, बल्कि हम बर्मिंघम जा रहे हैं जहां मेरी वाइफ के पेरेंट्स रहते हैं, बस फाइनल। इसके बाद रिक मॉरल्स को .357 मैग्नम रिवॉल्वर देता है। फिर मॉरल्स की बेटी करोल की बेटी सोफिया को अपनी गुड़िया देकर अपनी फैमिली के पास लौटाती है। फिर वो सभी मॉरल्स की फैमिली से विदा लेकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ वैन के अंदर जिम की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। रास्ते में तो एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वैन का रेडिएटर होज फट जाता है। फिर शेन और टी-डॉग उसका रिप्लेसमेंट ढूंढने निकल जाते हैं। जिम कहता है कि मुझे यहीं छोड़कर तुम लोग सीडीसी चले जाओ, मुझसे देखो तुम सबको खतरा है, मैं कभी भी ज़ॉम्बी बन सकता हूँ। लेकिन दोस्तों उसके साथी उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहते थे। जिम बार बार विनती करता है और फिर फाइनली उन्हें उसकी बात माननी पड़ती है। वो जिम को एक पेड़ के पास छोड़ देते हैं। जैक तो उसके गाल पर किस करती है और अपना सफर जारी रखते हैं। फिर ये लोग किसी और जगह पर एक वीडियो मॉनिटर पर एक आदमी दिखाई पड़ता है। इसका नाम है डॉक्टर जेनर। वो बताता है कि इस वायरस आउटब्रेक के 194 दिन हो चुके हैं और 63 दिन पहले ये इन्फेक्शन दुनिया भर में फैल गया था। फिर वो एक बायोहजार्ड सूट पहनकर अपनी लैब में पहुंचता है। साथ ही एक टिश्यू पेपर निकालता है जिस पर TS19 लिखा है। सैंपल निकालकर वो एक एक्सपेरिमेंट करता है और उसी दौरान वो गलती से सैंपल पर एक लिक्विड गिरा देता है। तभी एक अलार्म बजता है और उसे अलर्ट करता है कि एयर क्वालिटी टॉक्सिक हो गई है। वो तुरंत एक डिकंटामिनेशन चैम्बर में जाता है और अपना सूट निकाल देता है। साथ ही एयरलॉक की सेफ्टी के बीच अलर्ट मैसेज सुनता है कि फुल डिकंटामिनेशन शुरू हो गया है। वो परेशान हो जाता है कि उसका सैंपल अब किसी काम का नहीं रहा। वो जगह पूरी तरह जलने लगती है। अब जेनर बताता है कि मेरे सारे टेस्ट सैंपल्स मिट चुके हैं, इसलिए मेरे जीने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं खुदकुशी करने जा रहा हूँ। लेकिन मरने से पहले वो जी भर के शराब पीना चाहता है, उसकी आखिरी ख्वाहिश। यहाँ दिखाते हैं दोस्तों दूसरी ओर तो रिक और उसके साथी शाम को सीडीसी पहुंच जाते हैं। वहाँ कई 100 लाशें पड़ी होती हैं। फिर वो मेन बिल्डिंग पर पहुंचते हैं जो पूरी तरह से बंद होती है। सिक्योरिटी मॉनिटर के जरिए जेनर उनको देख लेता है। बाहर तो ज़ॉम्बीज़ इनको सेंस कर लेते हैं कि अंदर कोई पक्का है। शेन कहता है कि अभी भी वक्त है, हम फोर्ट बेनिंग जा सकते हैं। एंड्रिया कहती है कि देखो फ्यूल बिल्कुल खत्म हो गया है और हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है, हम वहां तक जाएंगे कैसे। लॉरी भी घबरा जाती है लेकिन रिक उसे समझाता है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, प्लीज कोऑपरेट करो, तुम शांत हो जाओ। जेनर तो बड़बड़ाता है कि जल्दी यहाँ से निकल जाओ। रिक फिर सिक्योरिटी कैमरा का मूवमेंट नोटिस कर लेता है और मेटल डोर्स पर पीटने लग जाता है। वो चिल्लाता है कि हमें प्लीज अंदर अलाउ करो। इतने में दोस्तों ज़ॉम्बीज़ उन्हें घेर लेते हैं और तब दरवाजा खुलता है। अंदर से एक तेज रोशनी आती है। फिर यहाँ फ्लैशबैक में इस आउटब्रेक की शुरुआत का सीन दिखाते हैं। एक्चुअली शेन रिक से मिलने के लिए किंग काउंटी हॉस्पिटल में जाता है। उसने डेप्यूटी शेरिफ का यूनिफॉर्म पहना होता है। वो देखता है कि आर्मी जल्दी जल्दी पेशेंट्स को इवैक्यूएट कर रही है और इन्फेक्टेड लोगों को शूट कर रहे होते हैं वो लोग। वो यहाँ से रिक को बचाकर ले जाना चाहता है लेकिन उसके शरीर पर कनेक्ट किए हुए ट्यूब्स और वायर्स देखकर वो ऐसा नहीं करता। कुछ प्रॉब्लम होती है उनमें। दरअसल रिक कोमा में है दोस्तों। तभी 2 आर्मी सोल्जर्स अंदर आ जाते हैं और शेन रिक के बेड के पीछे छुप जाता है ताकि कोई देख ना पाए। वो रिक को जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तभी पावर ऑफ हो जाती है और सारे मॉनिटर्स बंद हो जाते हैं। वो अपने पार्टनर रिक को किसी भी तरह बचाना चाहता था। फिर वो उसके सीने पर कान रखकर सुनता है पर उसे रिक की धड़कन सुनाई नहीं देती। वो बहुत दुखी हो जाता है कि कहीं रिक मर तो नहीं गया और वो रिक को कमरे में बंद कर देता है। कुछ भारी चीजों से दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। उसको ये लगता है कि उसका दोस्त रिक मारा गया। यहाँ से प्रेजेंट में दिखाते हैं कि रिक और उसके साथी सीडीसी के अंदर जा चुके हैं। तभी डॉक्टर जेनर आता है और सबका ब्लड टेस्ट करना चाहता है। अब करोल बताती है कि देखो मुझे इन अंडरग्राउंड जगहों से बहुत प्रॉब्लम होती है, मुझे घुटन होती है यहाँ पर जेनर कहता है कि तुम ये मत सोचो कि ये बंद जगह है, आराम से रहो। वो उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। फिर रिक पूछता है कि बाकी डॉक्टर्स कहाँ पर हैं, आप अकेले रहते हैं कि यहाँ पर। जेनर बताता है कि सिर्फ मैं बचा हूँ। इसके बाद वो एंड्रा का खून लेता है तो वो तो पूछती कि ब्लड टेस्ट की जरूरत क्या है, अगर मुझे इन्फेक्शन होता तो बुखार होता ना। पर जेनर कहता है कि देखो ये यहाँ का प्रोसीजर है। फिर वो सीडीसी के अंदर वहां एक जगह खाना खाते हैं। यहाँ खाने और शराब की कोई कमी नहीं होती। सभी बड़े खुशी से खाना खाते हैं और खूब सारा ड्रिंक भी करते हैं। फिर सभी वहां के लग्जरियस बाथरूम्स में नहाते भी हैं। लेकिन शेन बहुत गुस्से में होता है और शराब की पूरी बॉटल पी जाता है। एंड्रिया भी बहुत उदास होती है। जेनर की खातिरदारी के लिए रिक उसको थैंक यू करता है क्योंकि इन्होंने बहुत दिनों के बाद इतने मजे से खाया पिया। इसके बाद करोल काल और सोफिया को सुलाने के लिए लेकर जाती है। लॉरी फिर लाइब्रेरी में कुछ बुक्स देख रही होती है तो शेन लॉरी से कहता है कि तुम बहुत सेल्फिश हो। रिक कहते ही देखो तुमने मुझे छोड़ दिया है। लॉरी कहती है तुमने मुझे ये बताया था कि रिक मर गया इसलिए मैं तुम्हारे साथ आ गई थी, लेकिन अब रिक जिंदा है इसलिए हम दोनों की रिलेशनशिप यहीं पर खत्म। लेकिन उसकी नीयत खराब होती है दोस्तों। वो लॉरी के साथ जबरदस्ती करता है लेकिन वो उसे नाखूनों से घायल कर देती है। और जब रिक सोने आता है ना तो उसे पता चलता है कि लॉरी तो रो रही है। वो सोचता है कि लॉरी ज़ॉम्बी से घबराने की वजह से रो रही है। वो नहीं जानता कि कुछ देर पहले शेन ने उसके साथ क्या किया था। अगली सुबह सभी कैफेटेरिया में जाते हैं और बच्चों के अलावा सभी बिल्कुल हैंगओवर में होते हैं। लॉरी रिक को एस्प्रिन देती है जो जेनर ने उसको दिया था। तभी शेन भी आ जाता है और कॉफी लेने के लिए जाता है। टी डॉग पूछता है
पूछता है कि तुम्हारी गर्दन पर ये नाखूनों के निशान कहाँ से आए, क्या तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काट दिया है? पर शेन कहता है कि एक्चुअली वो नींद में गर्दन पर मेरा नाखून लग गया था इसीलिए। इसके बाद जेनर आकर उन्हें कंट्रोल रूम में लेकर जाता है। फिर वो उन्हें TS-19 यानी कि टेस्ट सब्जेक्ट 19 का ब्रेन स्कैन दिखाता है। ये एक इन्फेक्टेड इंसान का है जिसने CDC को अपने ब्रेन स्कैन का वीडियो रिकॉर्ड करने की परमिशन दी थी। जेनर एक्सप्लेन करता है कि इन्फेक्शन के बाद इसके ब्रेन के ब्लड वेसल्स फट गए थे और इसका खून वेसल के बाहर फैलने लगा। आखिर में जब पेशेंट मर गया तो सब कुछ ब्लैक हो जाता है। अब वो सभी एमी और जिम के बारे में सोचकर बड़े दुखी होते हैं। उनका भी यही हाल होगा, ये लोग ये सोच रहे होते हैं। तो अब जेनर वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता है कि मरने के बाद TS-19 का क्या हुआ। अब उसके ब्रेन के अंदर के पार्ट्स धीरे धीरे चमकने लग जाते हैं। फिर उसके ब्रेन को एक बुलेट चीर देता है। एंड्रिया रियलाइज करती है कि उसने इसी तरह एमी के स्कल में बुलेट उतार दिया था। अब जेनर आगे कहता है कि देखो, मैं नहीं जानता कि ये क्या बीमारी है या इसका इलाज क्या है, मुझे नहीं पता। दूसरे रिसर्च सेंटर्स में मेरा कांटेक्ट भी कट चुका है क्योंकि यहाँ पर पावर नहीं है। तब डेल उसको रोककर पूछता है कि दीवार पर लगा हुआ क्लॉक काउंटडाउन क्यों चल रहा है। दरअसल जब टाइमर 0 पर आ जाएगा तो बेसमेंट जनरेटर का फ्यूल खत्म हो जाएगा और इस पूरे सेंटर को डीकंटामिनेट कर दिया जाएगा, यानी यहाँ का लैब एक्सप्लोड हो जाएगा ताकि यहाँ के इन्फेक्शन सैंपल्स यहीं जलकर राख हो जाएं। और अब रिक, शेन, टी-डॉग और ग्लेन जनरेटर्स को चेक करते हैं। जब वो बेसमेंट में होते हैं ना तो बिल्डिंग के इमरजेंसी लाइट्स ऑन हो जाते हैं। काल और लॉरी ऊपर के कमरे में होते हैं और तभी अचानक बिल्डिंग के अंदर ही हवा कट हो जाती है। जेनर एक औरत की फोटो देखकर कहता है कि मैंने कम समय में अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, मुझे यकीन है कि मुझ पर तुम गर्व करोगी। अब लाइट्स एक एक करके ऑफ होने लगते हैं। जेनर बताता है कि ये बिल्डिंग खुद को शट डाउन कर रही है। आधे घंटे में पूरी बिल्डिंग डीकंटामिनेट हो जाएगी और इस प्रोसेस को रोकने के लिए हमारे पास फ्यूल है ही नहीं। तभी इमरजेंसी अलार्म्स जोर से बज जाते हैं। रिक सभी को अपनी चीजें उतारकर जल्द से जल्द बाहर भागने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि वो बाहर निकले जेनर उन्हें कंट्रोल रूम में यानी कि कंट्रोल सेंटर में लॉक कर देता है और कहता है कि तुम लोगों को अपनी किस्मत स्वीकार कर लेनी चाहिए बस, और तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। इस बिल्डिंग के साथ हम सभी एक्सप्लोड होने वाले हैं। डेरिल और शेन अपनी गन्स और कुल्हाड़ियों से दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, पर जेनर कहता है कि यह दरवाजा इतने स्ट्रांग है कि रॉकेट लॉन्चर भी इनको तोड़ नहीं सकता। रिक तो जेनर पर चिल्लाता है कि तुम इतने दिनों से यहाँ पर कर क्या रहे थे, तुम बचकर क्यों नहीं गए यहाँ से। और तब जेनर कहता है कि वो TS-19 सब्जेक्ट मेरी पत्नी थी और मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं आखिरी तक इस रिसर्च में अपनी कोशिश जारी रखूंगा। पर रिक और लॉरी कहते हैं कि तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो रुक जाओ, लेकिन हमें बाहर जाने दो प्लीज। जेनर कंट्रोल सेंटर का डोर है अनलॉक कर देता है दोस्तों, लेकिन कहता है कि कंट्रोल सेंटर से तुम बाहर जा सकते हो लेकिन बिल्डिंग से बाहर जाना नामुमकिन है। वो रिक से हाथ मिलाता है और उसके कान में कुछ कहता है। वो एग्जिट की ओर भागते हैं, लेकिन जैक्वी CDC में रहना चाहती है क्योंकि वो एमी और जिम की तरह इतनी बुरी मौत नहीं मरना चाहती। तभी एंड्रिया भी CDC में रुकने का ही फैसला करती है। डेल भी एंटर के साथ रुकने का फैसला करता है। अब होता यह है कि CDC लॉबी में सारे दरवाजे लॉक होते हैं। वो दरवाजों और खिड़कियों पर पीटते हैं, कुल्हाड़ी मारते हैं, यहाँ तक कि उन पर शूट भी करते हैं, लेकिन ग्लासेस को कुछ नहीं होता। तभी क्रॉल एक हैंड ग्रेनेड निकाल कर रिक को देती है और कहती है कि जब मैं तुम्हारा पैंट वॉश करने जा रही थी तो ये पैंट पॉकेट में था। रिक तो तुरंत उसे डिटोनेट कर देता है और डीकंटामिनेशन से कुछ ही मिनट पहले ग्रेनेड होता है ब्लास्ट और ग्लास फाइनली टूट जाता है। अब बेसमेंट में डेल एंड्रिया को प्रॉमिस करता है कि मैं इस हाल में तुम्हें नहीं छोड़ सकता, पर एंड्रिया नहीं चाहती कि डेल उसके साथ यहाँ पर मरे। बाहर वो ज़ॉम्बीज को शूट करते हुए वैन की ओर भागते हैं। वैन में चढ़ने के बाद वो देखते हैं कि डेल और एंड्रिया भी बिल्डिंग से बाहर आ गए हैं। अब सिर्फ 10 सेकंड्स बचे होते हैं। जेनर और जैक्वी एक दूसरे का हाथ पकड़कर सिक्योरिटी मॉनिटर को देखते रहते हैं और खुश होते हैं कि रिक अपने साथियों के साथ बच निकला। डेल और एंड्रिया भागकर मिलिट्री ब्लॉकेड के पीछे छुप जाते हैं और तभी CDC बिल्डिंग होती है एक्सप्लोड। फिर दोनों भागकर वैन में चढ़ जाते हैं। अब रिक इंजन स्टार्ट करता है और वो उस जगह से दूर जाते हैं। इसी के साथ द वॉकिंग डेड का पहला सीजन यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, सीरीज के टोटल 11 सीजन रिलीज हो चुके हैं। अगर आप इस सीरीज के आगे आने वाले सीजन्स भी देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उससे हमें अंदाजा होगा कि आगे बनाने हैं कि नहीं। उन्हीं के आधार पर हम आगे के सीजन्स की वीडियो बनाएंगे इसी तरह। और अगर आपको ये सीजन पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।